से ब्रेक के बाद और मैं हूं आपके साथ हयात अब्बास और इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर नजर डालेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 महीने बाद 18वीं विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसे लेकर चुनावी सरगर्मियां जोरों शोर पर हैं। चुनाव नजदीक आते आते देख सभी राजनीतिक दल अपनी स्थिति मजबूत करने में हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सूबे के करीब 20% मुसलमान मतदाताओं को रिझाने के लिए हर पार्टी अपना हथकंडा अपना रही है। हर चुनाव की तरह इस चुनाव में कई तरह के राजनीतिक प्रयोग हो रहे हैं। सभी प्रयोग मुसलमानों को लेकर हैं। खास बात यह है कि आज़ादी के बाद मुसलमान उत्तर प्रदेश में हुए सभी राजनीतिक प्रयोगों का अहम हिस्सा रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी भी पिछड़े मुसलमानों के सहारे मुस्लिम समाज में घुसपैठ की रणनीति पर चुपचाप काम कर रही है। हालांकि अभी तक बीजेपी मुसलमान वोटों को विभाजन के आधार पर अपनी जीत सुनिश्चित कर रही थी। ये पहला मौका है जब उसने कुछ सीटों पर मुस्लिम वोट हासिल करके अपनी जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई है। वहीं बीजेपी को पटखनी देने के लिए समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम वोटों पर भरोसा करके आगे चल रही है। उसे उम्मीद है कि बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में दिखने पर ही मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस के साथ ओवैसी समेत कई मुस्लिम नेता नेतृत्व वाली पार्टी भी मुसलमानों के वोट के दम पर चुनावी मैदान में उतर रही है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में इतिहास पर नजर डालते हैं तो आज़ादी के बाद हुए पहले 4 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तूती बोलती रही। कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करती रही। वहीं 1997 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अंदरूनी उठापटक हुई। वहीं चौधरी चरणजीत सिंह ने चंद्रभानु गुप्त को मुख्यमंत्री बनाने का खुला विरोध किया। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के सामने कई शर्तें रखीं। शुरू में कांग्रेस में हामी भरी, लेकिन बाद में शर्तें मानने को साफ इनकार कर दिया। चौधरी चरणजीत सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय क्रांति दल बना लिया। वहीं 19 दिन बाद चंद्रभानु गुप्त को इस्तीफा देना पड़ा। चौधरी चरणजीत सिंह मुख्यमंत्री बने, हालांकि वो साल भर भी मुख्यमंत्री नहीं रह सके। वहीं 328 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विधानसभा भंग हो गया और मई 1969 में हुए माध्यवी चुनाव में चौधरी चरण के भारतीय क्रांति दल ने कांग्रेस को जबरदस्त टक्कर दी। यूपी की राजनीति में कांग्रेस के खिलाफ ये पहला और राजनीतिक प्रयोग था। वहीं चौधरी चरणजीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय क्रांति दल ने 98 सीटें जीती थीं। इसमें मुस्लिम समाज का बड़ा योगदान था। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम के जिताऊ समीकरण की खोज हुई। इसके बतौले पर कांग्रेस ने निकलकर चौधरी चरण सिंह खुद को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित कर सके। पहले वो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता के रूप में उभरे, फिर देश के बड़े नेता बन गए। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्र में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। देश में आपातकाल लाए जाने के बाद 1977 में आम चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। ये चुनाव कांग्रेस विरोध के नाम पर लड़ा गया था। आम मतदाता पूरी तरह कांग्रेस के खिलाफ थे। ये मुसलमान भी आबाद थे और वहीं आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस मजबूत वोट बैंक समझे जाने वाले मुसलमानों ने इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया था। इस चुनाव में कांग्रेस का केंद्र और कई राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश से भी लगभग सफाया हो गया था। उसे सिर्फ 47 सीटें मिली थीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1952 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी। इस तरह गैर कांग्रेसवाद इस पहले संगठित राजनीतिक प्रयोग का मुसलमान अहम हिस्सा थे। 2 साल बाद ये देश भर के हालात बदले और केंद्र में जनता पार्टी सरकार नेताओं की आपसी खींचातान के वजह से गिर गई।
कई प्रदेशों में भी ऐसा ही हुआ। 1980 में दोबारा हुए लोकसभा और कई प्रदेशों के साथ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने दमदार तरीके से सत्ता में वापसी की। जब आम मतदाता कांग्रेस की तरफ लौट रहा था तो उसके साथ मुसलमान ने भी दोबारा कांग्रेस का दामन थामा, मुनासिब समझा और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में विपक्ष को ये कहकर खारिज कर दिया कि इनके बस का सरकार चलाना नहीं। जनता ने कांग्रेस को इस बात पर मुहर लगाते हुए देश और कई प्रदेशों की सत्ता उसे फिर से सौंपी कि कांग्रेस इस बड़ी जीत में मुसलमानों का भी अहम योगदान था। बता दें, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश समेत बीजेपी की 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त और विधानसभा भंग कर दी गई थी। वहीं 1993 में विधानसभा चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में एक नया राजनीतिक प्रयोग हुआ, जहां मुसलमानों का बड़ा तबका मुलायम सिंह को एक मसीहा के रूप में देख रहा था। लेकिन इस बीच कई चुनावों में काशीराम और मायावती दलित मुसलमान और जिताऊ गठबंधन का प्रयोग करके कई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर ये गठजोड़ असरदार साबित हो चुका था। ऐसे में मुसलमान सिंह और काशीराम ने आपसी गठबंधन किया और नया राजनीतिक प्रयोग किया। ये प्रयोग मुसलमानों के एक मुश्त वोट हासिल करने के लिए था। ऐसा हुआ तभी तक यूपी की राजनीति में नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। कट्टर हिंदू और राम लहर के बावजूद बीजेपी इस गठबंधन के आगे चुनाव हार गई। हालांकि चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, उसे 175 सीटें मिली थी, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई। सरकार बनी एसपी और बीएसपी गठबंधन की। इस गठबंधन को सत्ता तक पहुंचाने का पूरा श्रेय गया मुसलमानों को और दलित पिछड़े मुसलमानों को। इस जिताऊ गठजोड़ में बीजेपी और संघ परिवार को हैरान कर दिया था। करीब 1.5 साल बाद बीजेपी ने मायावती को मुख्यमंत्री पद का ख्वाब दिखाए और गठबंधन तोड़वा दिया। वहीं मायावती बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गई और एसपी बीएसपी गठबंधन टूटते ही मुलायम मुसलमान दोनों खेमों में बंट कर रह गए। उसकी ताकत कम हो गई। इसका नतीजा ये रहा कि प्रदेश में करीब 1 दशक तक किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं हासिल हुआ। वहीं 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी का था और 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में इन्हीं के नाम प्रदेश की जनता ने बीजेपी को मौका दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने अपनी सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस से गठबंधन किया था, लेकिन इसके बावजूद उनकी पार्टी 50 से ज़्यादा सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। कांग्रेस पहली बार तिहाई के आंकड़े से भी नीचे रह गई। चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि एसपी और बीएसपी और आरएलडी का जातीय आधारित वोट हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ चला था। उन पार्टियों के साथ सिर्फ मुसलमान वोटर ही रह गए थे। इस तरह मोदी योगी के आभा मंडल ने मुस्लिम वोट बैंक के तस्लीम को तोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले चुनाव में मुस्लिम वोटर सत्ता में बदलाव कर पाएंगे या 2017 की तरह बेअसर साबित होंगे? ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे।